हैं बिहार एएनएम के लिए एमसीक्यू सबसे अलग, बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल। यहाँ पे आपको मिलेगा बिहार एएनएम के तैयारी के लिए लगातार आप सभी के सेवा में टॉप ग्रेड के सभी सब्जेक्ट से मिक्स्ड एमसीक्यू। बट आज की वीडियो में हम लोग स्पेशल 30 क्वेश्चन जो आज हम देखेंगे, वह 30 क्वेश्चन टोटली जो है मिडवाइफ से रिलेटेड होगा, यानी मिडवाइफरी से रिलेटेड होगा, जो कि आप लोग को सेकेंड ईयर में एएनएम के पढ़ना है। समझ गए? तो इस हिसाब से यह वीडियो आपके लिए काफी खूबसूरत होगा। 30 क्वेश्चन हम लोग शामिल किए हैं, बट आप लोग को 40 क्वेश्चन के नॉलेज हम लोग जरूर देंगे। यानी हमारे वीडियो से 10-15 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा लेकर चलिए ही नॉलेज के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सामने पेश है आज के 24वें नंबर का वीडियो, जो कि इससे पहले 23 नंबर तक करा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देख पाए हैं 23 वीडियो तक, तो जाकर देखिए। सभी वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न शामिल कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि एग्जाम तक आपको 100 वीडियो दे दिया जाए। और इसी 100 वीडियो में मैं वादा करता हूं कि जो भी 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसी 100 वीडियो के अंदर से ही कहीं ना कहीं से रहेंगे। तो अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं वादा करता हूं कि 100 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आप जो है 80 नंबर जरूर ला पाएंगे। समझ गए? चलिए हम शुरू करते हैं। सामने प्रथम प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रसव की तृतीय अवस्था की समान अवधि कितनी होती है बताना है। यानी डिलीवरी जो होता है लेबर, उसके फर्स्ट स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज होता है एंड थर्ड स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में पेन शुरू होता है, सेकेंड स्टेज में बच्चे बाहर आते हैं, समझ गए, एंड थर्ड स्टेज में जो प्लेसेंटा वगैरह होता है वह बाहर आता है। कंप्लीट डिलीवरी थर्ड स्टेज में पूरा होता है, समझ गए। और सबसे जो आपके तीसरे महत्वपूर्ण होते हैं, इस तीसरे स्टेज का हमसे यहाँ पे अवधि पूछ रहा है कि कितने देर चलता है। 30 मिनट, 15 मिनट, 4 घंटे, 2 घंटे। तो देखिए नॉर्मली यह जो है आपको 15 मिनट तक समय होता है, बट जनरली जो है 30 मिनट तक चल सकते हैं, समझ गए। यानी 15 से लेकर 30 मिनट तक होते हैं, चल सकते हैं, बट जनरल यह 15 मिनट इसके अवधि को माना जाता है, समझ गए। दूसरे नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा है। समान प्रसव को क्या कहते हैं? मतलब नॉर्मल तरीके से बिना कोई दिक्कत के अगर लेबर होता है तो उसे क्या कहते हैं? यूटोसिया, डिस्टोसिया, ट्रू लेबर, एस्पुरियस लेबर। तो माय डियर, यूटोसिया जो होता है समान प्रसव को कहते हैं। अगर प्रसव होने में दिक्कत हो, कठिनाइयां हो, तो डिस्टोसिया कहते हैं, समझ गए। इस चीज को आप लोग समझिए। आगे है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, बहुत शानदार प्रश्न है। गर्भाशय की सबसे भीतरी परत क्या होती है? आपको समझना है। मायोमेट्रियम आएगा, तो मायो है मतलब मीडियम, यह मध्य परत को कहते हैं। पेरीमेट्रियम है मतलब सबसे बाहरी परत को पेरीमेट्रियम कहते हैं। अगर इसी मेट्रियम के जगह पर कार्डियम रहता, पेरिकार्डियम, तो हर्ट का लेयर रहता, समझ गए ना। जहां जहां मेट्रियम है, यहाँ यहाँ अगर कार्डियम रहता तो हर्ट का लेयर हो जाता। मायोकार्डियम देख सकते हैं, ये मायोकार्डियम है ना, यहाँ पे कार्डियम है, तो ये हर्ट का जो है आपके मीडियम है, तो हर्ट का मध्य परत पेरी रहेगा, पेरिकार्डियम तो बाहरी परत, इंडोकार्डियम रहेगा तो आंतरिक परत, समझ गए। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी है इंडोमेट्रियम। तो यह गर्भाशय के निचली परत को इंडोमेट्रियम हम लोग कहते हैं, समझ गए। ऑप्शन डी सही है। चौथे नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न दवाइयों में से कौन सी दवाई गर्भ अवस्था के समय होने वाले दौरों को कम करने के लिए, रोकने के लिए दिया जाता है? तो आप लोग को पतला है, हिपेरिन क्या करता है? ब्लड को बहुत ज्यादा थिन कर देता है, पतला कर देता है, समझ गए, रक्त थक्का को होने से बचाता है। वहीं पे बात किया जाए आपका लैसिक्स क्या होता है? बीपी अगर हाई है तो बीपी को कम करने के लिए लैसिक्स दिया जाता है, और यह डायूरेटिक्स का भी काम करता है, समझ गए इस चीज को। बाकी रही बात, हमसे पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के समय जो दौरा होता है उसको रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? तो राइट आंसर होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ही होगा आपका, समझ गए, जो दौरा को कम करेगा। बाकी कैल्शियम कोगुलेट जो होते हैं, या कैल्शियम को हाइपोकैल्सीमिया में दिया जाता है, समझ गए। आगे है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पांचवा है, बहुत शानदार ही प्रश्न है आपके सामने में है। कहता है प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त पेरू कौन सा होता है? मतलब लेबर के लिए
लेबर मतलब प्रसव बच्चे के जन्म देने के लिए सबसे अच्छा पेल्विस किसे माना जाता है? आम भाषा में हम लोग इसे पेरू कहते हैं, गांव के भाषा में, समझ गए। तो पेल्विस जो होता है आपको पता है, मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है पेल्विस के बारे में कि एक गनक्वायड पेल्विस होता है, एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉयड पेल्विस और पेटी पेल्वाइड पेल्विस होता है। इनमें सबसे बेस्ट जो पेल्विस होता है वह गैनक्वायड पेल्विस होता है, बच्चे को जन्म यानी लेबर के लिए, समझ गए। और पुरुषों में जो पाया जाता है वह एंड्रॉयड पेल्विस होता है, इस चीज को ध्यान में रखने को। ओके, आगे है छठे नंबर का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। प्रस्तुतिक संकटावस्था ऑब्स्ट्रक्टियल इमरजेंसी का उदाहरण क्या है? माय डियर, कहता है कि प्रस्तुति का संकट अवस्था क्या होता है, मतलब कौन सा ऐसा अवस्था है जो संकट का अवस्था होता है। जैसे गर्भ अवस्था में एनीमिया होना, तो गर्भ की अवस्था में एनीमिया होना कोई संकट की अवस्था नहीं, ये कॉमन रीजन होते हैं। रेप्चर ऑफ यूट्रस, गर्भाशय का फटना, गर्भाशय का फटना एक खतरनाक और संकटकालीन इमरजेंसी कंडीशन होता है। मॉर्निंग सिकनेस, यह एक लक्षण हो सकते हैं, समझ गए, प्रेगनेंसी का। और ओडिमा इन प्रेगनेंसी, यह भी प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक खतरनाक रूप होता है, समझ गए। एक क्या होता है, यह एक खतरनाक सिचुएशन होता है, आपातकालीन सिचुएशन होता है। इसमें गर्भाशय फट जाता है और गर्भाशय फटता है तो बच्चा बाहर आ जाता है। अगर अंदर यूट्रस के अंदर ही अगर यह गर्भाशय अगर फट जाता है तो क्या होता है, बच्चा अंदर ही पेट में चला जाएगा, पेट के एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में बच्चा तैरने लगेगा अंदर ही अंदर, तो जिससे दोनों के लिए संकट हो जाएगा। तो यह एक आपातकालीन सिचुएशन बन जाता है। ओके, सातवां नंबर है, बहुत अच्छे प्रश्न है सामने। प्रसव के बाद पहले 6 हफ्ता क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रसव के बाद यानी लेबर आफ्टर लेबर, लेबर के बाद 6 सप्ताह तक का जो समय होता है क्या कहलाता है? तो एंटीनेंटल, एंटीनेटर मतलब प्रसव पूर्व काल, ये तो होगा नहीं क्योंकि प्रसव के बाद पूछ रहा है। अगर गर्भ के दौरान या प्रसव से पहले पूछता तब यह हो सकता है, समझ गए। लेबर होता है जो प्रसव बच्चा जन्म लेता रहता है, उस सिचुएशन को ही लेबर कहते हैं, ये भी नहीं होगा। इंट्रापार्टम होता है जो उस दौरान लेबर के दौरान चलता रहता है, समझ गए। बाकी प्यूरिपेरियम जो होता है जिसको प्रसवो उपरांत काल कहते हैं, प्रसव के बाद का समय कहते हैं, यही 6 सप्ताह तक माना जाता है प्रसव के बाद के समय। इसी 6 सप्ताह में सिक्रेशन वगैरह होते रहता है, वेजिनल डिस्चार्ज, तो यही जो है प्यूरिपेनियम होता है। ओके, 8वां नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वह दवाएं जो गर्भाशय संकुचन की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है, कहता है कि गर्भाशय संकुचन। अब आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि जब डिलीवरी लेबर होने को रहता है तो यूट्रस संकुचन होना बहुत जरूरी है। अगर यूट्रस में कंट्रैक्शन नहीं होगा, संकुचन नहीं होगा, तो उस बच्चे पर प्रेशर नहीं देगा, फिर बच्चे बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो यूट्रस में कंट्रैक्शन होना बहुत जरूरी होता है बच्चे के जन्म लेबर में, समझ गए। तो कहता है, मान गए कभी होता है ऐसा है कि बच्चा प्री टर्म के होते हैं, मतलब समय से पहले ही जो है जन्म लेने के कगार पर आता है, या कोई ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे समय से पहले ही जो है गर्भाशय का कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है, समझ गए। मतलब अभी बहुत पर्याप्त समय है, 2-4 सप्ताह अभी समय पर्याप्त है, लेकिन बच्चा जो यूट्रस है कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो अगर हमको उस कंट्रैक्शन को अभी रोकना है, अभी संकुचन को रोकना है, क्यों? क्योंकि अभी समय पूरा नहीं है। तो अगर कंट्रैक्शन के रोकना होगा तो उसके लिए टोकोलाइटिक एजेंट होता है, टोकोलाइटिक ड्रग होता है जो गर्भाशय के संकुचन को रोकता है या कम करता है, समझ गए। ऑक्सीटोक्सिन का क्या काम होता है कि यह गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देता है। क्या करता है? ऑक्सीटोक्सिन जो है बढ़ा देता है, प्लस कर देता है गर्भाशय के संकुचन को, जबकि टोकोलाइटिक एजेंट क्या करता है? कम कर देता है, समझ गए। नींद की दवा जो नींद दिलाता है, पता है, समझ गए। तो ये सब दवा है जिसका काम है। ऑक्सीटोक्सिन का काम जो है दूध को स्रावन में भी भूमिका रहता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। टोकोलाइटिक एजेंट के बारे में समझ गए। 9वां है, अच्छा प्रश्न है सामने। गर्भ अवस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है? कहता है कि गर्भ अवस्था के निदान मतलब डायग्नोसिस के लिए सबसे विश्वसनीय ट्रस्टफुल टेस्ट कौन सा है? एक्सरे है, यूरिन टेस्ट है, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी है? तो आपको पता है कि गर्भ अवस्था के दौरान सबसे ज्यादा बार जो टेस्ट होता है वह यूएसजी ही होता है, बार बार करके जो है स्थिति का पता लगाया जाता है, जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, समझ गए।
10वां नंबर का प्रश्न है आपका। 10वां नंबर का प्रश्न है आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। मतलब किस अवस्था में एक माँ को स्तनपान जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। धंसे चूचक, रिट्रेटेड निपल, मास्टाइटिस, डायबिटीज, हर्पीज। तो माय डियर, जो मास्टाइटिस होता है जिसमें स्तन में संक्रमण हो सकता है, स्तन में कोई जो है इन्फ्लामेशन हो सकता है, इस कंडीशन में एक माँ को जो है स्तनपान नहीं कराना चाहिए। समझ गए? क्योंकि यह एक खतरनाक सिचुएशन होता है। ओके। 11 नंबर है मासिक धर्म के दौरान होने वाले पीड़ा को क्या कहते हैं। देखिए, मासिक धर्म हो रहा है और उस दौरान अगर और ज्यादा पीड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जहां भी जिसके सामने डी आ जाएगा और वो आपको पूछेगा कि पीड़ा के बारे में बताइए, तो यानी वह डिफिकल्ट को दर्शाएगा। तो देखिए इसमें डी वाला कौन है, यही है डिस्मेनोरिया। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डिफिकल्ट। और मेनोरिया मतलब श्राव, मतलब श्राव में डिफिकल्ट होना यानी मासिक धर्म में पीड़ा होना ही डिस्मेनोरिया कहलाता है। समझ गए? ये चीजों को याद रखिएगा। देखिए है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 है, कहता है अम्बिलिकल कॉर्ड की समान लंबाई कितनी होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि नाल होता है बच्चा का, प्लेसेंटा से और यूट्रस के साथ कनेक्ट रहता है। तो जैसे मानिए यह यूट्रस है, समझ गए, तो यहाँ पे प्लेसेंटा लगा होता है। समझ गए? अब यह प्लेसेंटा से जो है बच्चा का नाभि जो है कनेक्ट रहता है। समझ गए? बच्चा का नाभि कनेक्ट रहता है, तो इसका जो लंबाई होता है वह 45 से 50 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। तो ऑप्शन में 50 है, तो राइट हमारा 50 होगा। ओके। 13 नंबर है और अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न क्या है, कहता है जुड़वा मतलब ट्विंस प्रेगनेंसी में ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है वह नॉर्मल लेबर में किसकी डिलीवरी के बाद देनी चाहिए। अगर मान गए किसी को ट्विंस प्रेगनेंसी है, मतलब जुड़वा बच्चा है और लेबर बिल्कुल आसान तरीके से हो रहा है, कोई चीरफाड़ नहीं हो रहा है, तो किसके बाद, किस मतलब डिलीवरी के बाद, जैसे दो बच्चा है तो पहले बच्चे के जन्म के बाद या दूसरे बच्चे के जन्म के बाद ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन का मतलब समझ रहे हैं कि यह क्या काम करता है। एक तो ये काम करता है कि यूट्रस के कंट्रैक्शन अगर नहीं हो रहा हो तो यूट्रस को कंट्रैक्शन, संकुचन, यानी अगर लेबर प्रारंभ करना हो, समय पूर गया हो, फिर भी बच्चा नहीं जन्म ले रहा हो, तो फिर उसको ये इंजेक्शन देकर यूट्रस में कंट्रैक्शन पैदा करते हैं, संकुचन पैदा करते हैं, फिर बच्चा को जन्म दिलवाता है। ठीक है? तो यह ऑक्सीटोसिन संकुचन को भी यूट्रस में पैदा करता है। साथ में यह जो है बच्चे के जन्म के बाद अनावश्यक जो सिक्रेशन होता है, ब्लीडिंग होता है ज्यादा, उसको भी यह रोकने का काम करता है। समझ गए? साथ में यह दूध को भी स्तन में लाने का काम करता है, प्रेरित करने का काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन के काम समझ गए। तो अब आप लोग को समझ गया कि अगर नॉर्मल लेबर हो रहा है तब तो वहां पे ऑक्सीटोसिन का कोई जरूरी है ही नहीं, फिर कहाँ जरूरी होगा। तो जरूरी होगा जब लेबर समाप्त हो जाएगा तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है यह दिया जा सकता है। तो ट्विस्ट प्रेगनेंसी है तो दूसरे बच्चे के बाद ही जब नॉर्मल हो ही रहा है तो दूसरा बच्चा जन्म ले लेगा तो हम देंगे ताकि ब्लीडिंग कम हो। समझ गए ना? ये चीजें है। 14 है, कहता है प्री एक्लेम्पसिया होने पर भ्रूण की कौन सी जटिलता हो सकती है। सबसे पहले अब आपको समझना है कि प्री एक्लेम्पसिया होता क्या है। तो जब महिला प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण देखने को बहुत सारे महिलाओं में मिलता है। समझ गए? प्री एक्लेम्पसिया में होता यह है कि बीपी जो है बढ़ा हुआ मिलता है पेशेंट में। समझ गए? स्वेलिंग मिलता है आपको बॉडी में, पैरों में, फेस में स्वेलिंग मिलता है। समझ गए? ये हो रहता है। साथ में आपको जो है चक्कर आता रहता है पेशेंट में। समझ गए? मेन बीपी होना, समझ गए, बीपी बढ़ा रहना, स्वेलिंग होना और यूरिन में प्रोटीन आना। समझ गए? यूरिन में प्रोटीन आना यह मुख्य लक्षण है आपके किसका, प्री एक्लेम्पसिया का। जब ये सारे लक्षण दिखते हैं, यानी यूरिन में प्रोटीन का ज्यादा आना, हाथ पैरों मुंह में स्वेलिंग होना, बीपी का बढ़ना, ये सब जब रहता है तो हम प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण देखते हैं, मानते हैं महिला में। समझ गए? लेकिन अगर ये सब कंडीशन ज्यादा आ जाता है, भयानक हो जाता है, तो वह एक्लेम्पसिया हो जाता है। समझ गए? प्री मतलब होता है पहले, एक्लेम्पसिया से पहले का जो लक्षण होगा वह प्री एक्लेम्पसिया होगा। यह में ये सब लक्षण दिखेगा लेकिन उतना ज्यादा घातक नहीं होगा जितना घातक एक्लेम्पसिया में होता है। एक्लेम्पसिया में दौरा पड़ने लगता है। समझ गए? इन सब कारण जो है पेशेंट में दौरा पड़ने लगता है। समझ गए? तो यही चीजें होता है, ये सब काफी ज्यादा हो जाता है एक्लेम्पसिया में। तो कहता है प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति में भ्रूण में कौन से जटिलता हो सकते हैं।
हाइड्रोप्स, फिटलेस, एनीमिया, आईयूजीआर, बड़ा शिशु, बिग बेबी। तो आईयूजीआर क्या होता है? इंट्रा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेसिस्टेशन होता है, समझ गए। होता यह है कि गर्भाशय के अंदर जो बच्चे जो भ्रूण है उसका जो वृद्धि होता है वह अवरुद्ध हो जाता है, समझ गए, प्री एक्लेम्पसिया होने पर। तो ये चीजें को ध्यान में रखिएगा। 15 है, एक नॉर्मल प्रसव में अधिकतम कितने ब्लड निकल जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल चाहे कोई भी सर्जरी से ही क्यों ना बच्चे को जन्म दिलाया जाए, ब्लड निकलेगा ही। तो अगर मान गए नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसमें कितने ब्लड की लॉस हो जाता है, समझ गए। तो लगभग उसमें जो ब्लड की लॉसेज जो होता है वह आपके मैं बता देता हूँ। लगभग 100 ml नहीं होगा, 1000 ml भी गलत है, 200 भी गलत है, राइट 500 होगा, समझ गए। तो एक नॉर्मल लेबर में ब्लड निकल जाता है लगभग 500 ml ब्लड जो है बॉडी से निकल जाता है नॉर्मल लेबर में भी, समझ गए। आगे चलिए। 16 नंबर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस केस में कोर्ड जो होता है, रज्जू जो है उसको देर से क्लैंप करते हैं? मतलब आपको पता है कि थर्ड स्टेज में नाभि को काट कर क्लैंप कर दिया जाता है। तो किस केस में इस क्लैंप को देरी से किया जाता है? कम वजन के शिशु में, परिपक्व शिशु में, समय से पहले जन्म वाले शिशु में, आरएच असंगठित वाले में। तो जो मेच्योर्ड बेबी होते हैं उसमें क्लैंप देर से भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। ऑप्शन बी राइट है। ओके। 17 है, गर्भावस्था प्रेगनेंसी में योनि के म्यूकोसा का नीला रंग होना कौन सा चिन्ह दर्शाता है? तो आपको पता होगा कि हम पहले बता चुके हैं कि गर्भाशय में जो म्यूकोसा होता है वह नीला रंग कब होता है, तो उसको कौन सा चिन्ह कहते हैं? यह चिन्ह हम बार बार बता चुके हैं, समझ गए। चाहे वो हैगर चिन्ह हो, जैकमुअर चिन्ह हो, चैडविक चिन्ह हो, गुडैक चिन्ह हो, हम बता चुके हैं सभी चिन्ह कब कौन सा चिन्ह होगा। तो चैडविक चिन्ह जो होता है यह आपको बताता है कि जो आपके चैडविक चिन्ह बताता है कि योनि का म्यूकोसा जो है नीला रंग का है, समझ गए। 18 है, कहता है यहाँ पे बहुत शानदार है, गर्भ अवस्था प्रेगनेंसी में एक स्त्री का समान औसतन वजन कितना बढ़ जाता है? माय डियर, एक स्त्री जब अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में रहता है तो संपूर्ण प्रेगनेंसी के अवधि में लगभग 10 से 12 केजी वजन बढ़ जाता है, समझ गए। इतना वजन, मान गए कोई अगर नॉर्मल तरीके से 50 केजी की महिला रही होगी तो उसके प्रेगनेंसी पूरा होते होते यह वजन उसका 60 से 62 किलो का हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये चीजें को ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए 10 से 12 कौन सा है? 11 है, राइट होगा बीच में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए 19 नंबर है, मासिक धर्म की प्रसरण अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होती है? कहता है मासिक धर्म जो है उसका प्रसरण अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? तो ये तो आप लोग 10वां से पढ़ते आ रहे हैं कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसी के देखरेख में हमारा मासिक धर्म का प्रसंकरण होता है। ओके। 20 नंबर है, और अच्छा प्रश्न है, गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो अब आपको पता है महिलाओं में 2 हार्मोन मुख्यतः पाए जाते हैं, एक होते हैं एस्ट्रोजन और एक होते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन ऊपर में पढ़ लिए, अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन है जो गर्भ अवस्था को एक लय में बनाकर रखता है, तो उसे हम लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ऑप्शन ए सही। ओके। 21 नंबर का प्रश्न है, कहता है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक व्यास कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर कितना होता है? 10, 9.5, 11, 10.5। तो 9.5 सेंटीमीटर ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक का व्यास होता है। 22 नंबर है, और अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। यानी अब यहाँ पे सीखिएगा कि कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, एचसी भी एक हार्मोन है, तो यह जो है सीक्रेट होता है अपरा से। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है कि यह पुरुष सेक्स हार्मोनी से जो है हम लोग कहते हैं, पुरुष जो कि टेस्टिस के द्वारा, वृषण के द्वारा सीक्रेट होता है पुरुष में। एस्ट्रोजन जो है हमारा महिला का है, और प्रोजेस्टेरोन यह भी महिला का है। तो यानी हमसे नहीं पूछ रहा है, तो 2 तो होगा नहीं, कोई एक ही होगा, तो यह पुरुष वाला होगा। पुरुष वाला बेचारा, पुरुष में अपरा होगा नहीं, अपरा महिलाओं में ही यूट्रस में होता है, तो वही जो है हमारा बाकी
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी, यह तीनों जो है स्रावित होता है अपरा से। बाकी टेस्टोस्टेरोन तो पुरुष में होता है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। 23 नंबर है, बहुत अच्छा है। वह स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई हो तथा एक जीवित शिशु को जन्म दिया हो उसे कहते हैं। सबसे पहले आपको इसमें 2-3 वर्ड आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, प्राइमी पीरा का मतलब होता है कि फर्स्ट बार, समझ गए, महिला एक बार गर्भवती हुई और वह एक बच्चे को जन्म दी है, तो वह प्राइमी पीरा होगा। मतलब प्रथम बार प्रेग्नेंट हुई और वह जो है बच्चे को जन्म दी, तो वह प्राइमी पीरा कहलाता है, समझ गए। प्राइमी ग्रेविडा होता है, इसका मतलब होता है कि कोई स्त्री शादी के बाद प्रथम बार गर्भवती हुई है, समझ गए, तो वह प्राइमी ग्रेविडा होता है। नीली ग्रेविडा का मतलब होता है कि वह कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, समझ गए। तो इन सब चीजों को समझिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, 24 नंबर का है और अच्छा प्रश्न है सामने। शुरुआती गर्भ अवस्था का निरीक्षण किसी तिमाही में प्रारंभ किया जाता है। अब आप लोग को पता होगा 3 तिमाही में हमारा जो है गर्भावस्था चलता है, 3-3 महीने का एक तिमाही होता है, कुल 9 महीने के आसपास तो बच्चा गर्भ में रहता ही है, तो तीने तिमाही तो होगा ना। तो शुरुआती, यहाँ पे देखिए, शुरुआती गर्भ अवस्था का निरीक्षण किस तिमाही में प्रारंभ किया जाता है, तो लगभग 3 महीने के बाद ही जो है आप जो है गर्भ अवस्था का निरीक्षण करेंगे तो कुछ आपको पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगा। तो प्रथम तिमाही हमारा राइट होगा। प्रथम तिमाही से यह प्रारंभ हो जाता है निरीक्षण गर्भ अवस्था का। निरीक्षण मतलब वही परीक्षण करना। 25 है, गर्भाशय को रक्त आपूर्ति करने वाले 2 आर्टरीज कौन कौन से है। यूट्रस को ब्लड सप्लाई जो होता है वह 2 आर्टरी के द्वारा, कौन कौन से आर्टरी के द्वारा होता है बताना है। तो एक का तो नाम बता दिया है कि भाई एक यूटेराइन आर्टरी है, दूसरा का नाम बताना है। तो दूसरा हमारा ओवेरियन आर्टरी होता है, समझ गए। यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई होता है 2 आर्टरी, एक यूटेराइन आर्टरी और एक ओवेरियन आर्टरी, इसके द्वारा प्राप्त होता है। ओके, याद रखने को। 26 है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब आप लोग को देना है कि नीगेल नियम के अनुसार एक महिला जो प्रेग्नेंट है उसका हमको ईडीडी निकालना है। ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब जन्म की संभावित तारीख। अब यहाँ पे डेट दिया गया है 3 दिसंबर 2003, समझ गए। यहाँ पे 3 दिसंबर 2013 दिया गया है, समझ गए। और आपको ईडीडी निकाल के बताना है। जो लोग पढ़े हैं वो बताएंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पता होगा। तो आप लोग को ये गुना भाग करके बताना है कि कितना दिन कितना महीना जो है होगा, समझ गए। 27 है, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसर्व चिन्ह है? वास्तविक मतलब ट्रू लेबर का साइन पूछ रहा है। तो पता है सो, लाइटिंग, सर्विक्स का पकना, गलत प्रसर्व, पीड़ा होना। तो आपको पता है सो क्या है? तो सो होता है जब आपको नजदीक आ जाता है, जब लेबर बिल्कुल 1 से 2 सप्ताह का होता है और वेजिनल जो है सिक्रेशन थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, तब जाके यह सो कहलाता है। और सो जो है पिंक कलर के गुलाबी गुलाबी सिक्रेशन जब निकलने लगता है तो उसी को कहते हैं। यानी सो इंडिकेट करता है कि अब जो लेबर है बहुत नजदीक आ चुका है समय, और वहां से सिक्रेशन शुरू हो जाता है, वही सो होता है। तो यह एक ट्रू लेबर का चिन्ह होता है, समझ गए। चलिए, 28 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर भी कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसर्व के द्वितीय अवस्था का चिन्ह नहीं है? द्वितीय का चिन्ह नहीं है, ये पूछ रहा है, समझ गए। शिशु का जन्म, शिशु का जन्म तो यह द्वितीय का है ही, समझ गए। प्रस्तुति भाग का पेरिनियम भाग पर आना, यह भी जो है गलत हो जाएगा, समझ गए। बियरिंग डाउन पीड़ा का आभास, यह भी गलत हो जाएगा। योनि से रक्त की धारा बहना, अब आपको पता है बच्चा जन्म लेता है, लेने के बाद जो है योनि से बम्पर जो है रक्त की धारा निकलने लगता है, और यह तृतीय फेज में जो है आपके कस के होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से द्वितीय फेज में हमारा यही होगा राइट आंसर, समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका। 29 नंबर है, अच्छा प्रश्न है। कहता है पार्टोग्राफ में लिखना शुरू तब किया जाता है जब सर्वाइकल विस्तारण, सर्वाइकल डिलेशन होता है। मतलब विस्तारण मतलब फैलाव होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्टोग्राफ होता है, पार्टोग्राफ एक ग्राफ होता है जिसमें बच्चा और फीमेल के शिशु जन्म लेता है उसका, और फीमेल के सारा लेबर के कंडीशन को इस ग्राफ में दर्शाया जाता है, वही पार्टोग्राफ होता है, समझ गए। अब ये पार्टोग्राफ होता है तो पार्टोग्राफ को लिखना तब शुरू किया जाता है, डाटा को तब शुरू किया जाता है लिखना, जब जो सर्विक्स होता है उसमें जो फैलाव होता है 4 सेंटीमीटर पर हो जाता है, तब जाके हम पार्टोग्राफ लिखना शुरू करते हैं, समझ गए।
तो याद रखिएगा। आखिरी और 30 नंबर का प्रश्न है, गर्भ अवस्था में अपरा एवं भ्रूण के वजन का अनुपात कितना होता है? यानी प्लेसेंटा, समझ गए? प्लेसेंटा प्लेसेंटा और फीटल समझ गए ना, भ्रूण का वजन का अनुपात कितना होता है? तो यह अनुपात 1:6 के रेशियो में होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, समझ गए? जो अपरा और जो भ्रूण का वजन होता है वह लगभग एक भाग अगर अपरा का है तो इससे 6 गुना जो है आपके भ्रूण का रहता है, समझ गए? ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर 500 का अपरा होगा तो 500 में 6 से गुना करिए 3000, 3 किलो का बच्चा रहेगा, समझ गए? तो यही लगभग 1:6 के रेशियो में होता है अपरा एवं भ्रूण का वजन का अनुपात। इस हिसाब से आपका यहाँ पे द एंड हो गया। मैंने आपको 30 प्रश्न अच्छे से बता दिया। जो लोग पढ़ने वाले हैं जरूर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो हजारों बहाना इनफ है। बाकी जो लोग एएनएम के कैंडिडेट है, साथ में अन्य एग्जाम का भी तैयारी करते हैं, नर्सिंग का, सबके लिए यूजफुल है। जरूर पढ़िए, जॉब लेना है तो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।